हेलो बच्चों। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? हेलो बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? यस, द्वारका सेक्टर 10, 12th ए। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? द्वारका सेक्टर 10, 12th ए। बेटा आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है क्या? यस बच्चों, वीडियो ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? हरिनगर। यस। करोल बाग। बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? ठीक है। ओके बेटा। ठीक है। क्या आप 12th क्लास हो बेटा? 12th क्लास में हो? 12th में हो क्या आप? ठीक है। तो करें स्टार्ट फिर बायोटेक्नोलॉजी। हम बायोटेक पढ़ रहे हैं ना बच्चों? बायोटेक पढ़ रहे हैं हम। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना? ठीक है। तो बेटा एक बात बताइए जरा। मैं आपको लास्ट क्लास से एक ही बात बोलता आ रहा हूँ बेटा। ये पूरा चैप्टर जो है हमारा, ये पूरा चैप्टर बेटा इसी डायग्राम पर बेस्ड है ना बेटा? हमारा ये पूरा चैप्टर इसी डायग्राम पर बेस्ड है, आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए। ठीक है। हाँ, ये पूरा चैप्टर बच्चों हमारा इसी डायग्राम पर बेस्ड है। हम जब भी बायोटेक्नोलॉजी को याद रखें तो इसी डायग्राम को याद रखें। इसी डायग्राम्स के अंदर हमारे टोटल 7 स्टेप्स हैं। अगर हम ये डायग्राम अच्छे से कर लेते हैं तो पूरी बायोटेक पे हम अच्छा होल्ड बना सकते हैं। हम पुरानी बायोटेक नहीं पढ़ रहे, हम ट्रेडिशनल बायोटेक नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं बच्चों मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जो आज की डेट की डीएनए बायोटेक वाली पढ़ रहे हैं बेटा हम, जिसमें डीएनए पर काम किया जाता है। तो हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पर काम कर रहे हैं, डीएनए के लेवल पर काम कर रहे हैं। हम वो सभी प्रोडक्ट बनाएंगे बेटा जो एक डीएनए से बनते हैं। और मजे की बात यह है बच्चों कि हम जो प्रोडक्ट डीएनए से बनते हैं बेटा उसके टुकड़े हम करेंगे, उस जीन को हम बैक्टीरियल सेल के अंदर डालेंगे बेटा। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप है बच्चों, सबसे पहला स्टेप हमारा इसके अंदर होता है बच्चों आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आप सबको पता होना चाहिए, है ना? मान लीजिए आप अपने पापा को या आप अपनी मम्मा को कोई प्रोडक्ट बनाकर देना चाहते हो, जो प्रोडक्ट उनको मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा, मिल रहा है तो महंगा मिल रहा है, मिल रहा है तो अच्छा नहीं मिल रहा, और मिल रहा है तो किसी को मार के मिल रहा है। लेकिन आप अपने मम्मी पापा को ऐसा प्रोडक्ट बना के देना चाहते हो जिसमें किसी बायोडाइवर्सिटी का नुकसान नहीं हो रहा, जो बहुत ही सस्ता है, ठीक है, और जो जिसकी क्वालिटी सुपर्ब है, एकदम सुपर्ब। और आपकी मम्मा ने डिमांड की कि मुझे आपके जीन से एक प्रोडक्ट चाहिए। तो आपने सबसे पहले क्या किया बेटा? आपने डीएनए को निकाला, ये फर्स्ट स्टेप था आइसोलेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद आपने इसके टुकड़े किए बेटा, ये था फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद आपने इस टुकड़े को अलग किया बेटा, ये थर्ड स्टेप था, है ना? तो पहला स्टेप बेटा आइसोलेशन ऑफ डीएनए होता है।
दूसरा स्टेप बेटा फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए होता है ना, और तीसरा स्टेप बेटा क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट होता है। तो पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा स्टेप फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, तीसरा स्टेप आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, चौथा स्टेप आपको पता है बेटा लाइगेट करना है ना, लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट टू ए सुटेबल वेक्टर, है ना। उसके बाद बेटा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसको बेटा क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो फर्स्ट स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेकंड स्टेप फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, थर्ड स्टेप आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, फोर्थ स्टेप लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट विद ए सुटेबल वेक्टर, फिर ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, फिर कल्चरिंग द होस्ट इन ए मीडियम एट लार्ज स्केल, और लास्ट में बेटा क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर प्रोडक्ट। ऐसा मान लो आप अपने पापा को या आप अपनी मम्मा को एक बात समझा रहे हैं कि पापा मम्मा हम आपको जीन से प्रोडक्ट बनाकर दे देंगे। कैसे कैसे हम काम करेंगे आपको बताते हैं। हम सबसे पहले किसी भी इंसान का डीएनए निकालेंगे, ये पहला काम करेंगे। उसके फिर टुकड़े करेंगे, ये दूसरा काम करेंगे। फिर उन टुकड़ों में से अपने मर्जी के टुकड़े को, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए उस टुकड़े को अलग करेंगे। उस टुकड़े को डायरेक्ट बैक्टीरिया में ट्रांसफर नहीं करेंगे, ना ही वो होने वाला है। अगर हो भी जाएगा तो उससे प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है। फिर उस टुकड़े को वेक्टर के साथ जोड़ेंगे, जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेंगे, उसको फिर कल्चर करेंगे और कल्चर करके प्रोडक्ट बना देंगे। ये हमारी बायोटेक है, ऐसे आपको प्रोडक्ट बनाकर दे देंगे। तो मैं आपको पहला स्टेप समझा चुका हूं, आपको सेकंड स्टेप समझा चुका हूं। आज मैं आपको थर्ड स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा कि हम किस तरीके से अपने इतने सारे टुकड़ों में से इस टुकड़े को अलग करते हैं। आओ देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, वो रहेगा ये वाला, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जी हाँ, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस टेक्निक को थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना है कि हम किस तरीके से डीएनए के टुकड़ों को निकालते हैं। राइट, चलो देखो, सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है बच्चों कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर सी शेप का, ठीक है, ठीक है, मान लो आपके पास रेक्टेंगुलर सी शेप का कोई भी स्ट्रक्चर है बेटा, जिसकी शेप कैसी है बेटा, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, ये खाली सा एक आपके पास बॉक्स है, तो वो आपने बॉक्स ले लिया। आप क्या करने जा रहे हो बच्चों, आप क्या करने जा रहे हैं, अपने डीएनए के टुकड़ों को, है ना, जो आपके पास डीएनए के काफी सारे टुकड़े बने थे बेटा, उन टुकड़ों को आप सेपरेट करना चाह रहे हो। ठीक है, क्लियर। फिर आपने बेटा एक क्या ली, रेक्टेंगुलर शेप की आपने कल्चर प्लेट ली। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद ये आपके पास कल्चर प्लेट आ गई, है ना। अब बात को समझना बेटा, आपने अपनी मम्मा को प्रॉमिस किया है कि आप अपनी मम्मा को प्रोडक्ट बनाकर दोगे, है ना। जो आपकी मम्मा ने डिमांड रखी है, आप वो प्रोडक्ट बनाकर अपनी मम्मा को देने वाले हो। उसके लिए आप कोशिश कर रहे हो। आपने अपनी मम्मा को समझाया कि मम्मा हमारी सेल में ना बहुत सारे जीन्स होते हैं। जी हाँ, बहुत सारे जीन्स। जैसे एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे जीन्स होते हैं। मान लो मैं यहां पर बच्चों, ये लो मैंने बना दी एक टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ये बना दी। इससे मान लो मैंने क्या बना दिया बेटा, ये डीएनए के टुकड़े बना दिए। ठीक है, टुकड़ा नंबर 1, टुकड़ा नंबर 2, टुकड़ा नंबर 3, टुकड़ा नंबर 4। ठीक है, ऐसे डीएनए के टुकड़े बना दिए काफी सारे। तो बेटा बात को समझने की कोशिश करो। ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है, इसमें काफी सारे टुकड़े हैं। ठीक है, तो बात को समझना कि सर इसमें काफी सारे टुकड़े हैं, और ऐसा नहीं होता कि ये टुकड़े हमारे को अपनी आंखों से नजर आ रहे हैं, नहीं, पता भी नहीं है कितने सारे हैं और कैसे कैसे टुकड़े, हमें नहीं पता। हम तो क्या करेंगे, एक कल्चर प्लेट लेंगे, उस प्लेट में भर देंगे जेल। ठीक है, अब समझना बात को। जैसे मान लो बेटा
अब अगर हम, अभी मैंने आपको क्या दिखाया था, मैंने आपको एक कल्चर प्लेट दिखाई थी ना अभी। एक बात बताओ, आप कभी कभी घर में खाने वाली बर्फी लेके आते होगे, है ना? वो बर्फी आपकी ना तो बहुत सॉलिड होती है ना बहुत लिक्विड होती है। अगर आप उस बर्फी को गर्म करते हो तो वो थोड़ी सी लिक्विड हो जाती है। उस लिक्विड को यहाँ पे भरोगे तो बेटा, तो वो बर्फी आपकी इसकी शेप तो ले लेगी ना, है ना? सेम ऐसा ही बेटा यहाँ पर होगा। हम जेल लेकर आए, हमने जेल को इसमें भरा, उस जेल ने इसी की शेप ले ली। लेकिन हमने क्या किया बच्चों, जेल को भरने से पहले इसमें लगा दिया बच्चों पेन। ये लगा दिया पेन, इसको भर दिया, और जब पेन को निकालूंगा तो यहाँ पे गड्ढा बन जाएगा। सेम यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, देखो हमने क्या बना दिए, गड्ढे बना दिए। इन गड्ढों को बोलते हैं वेल्स। ये गड्ढा नंबर 1 है बेटा, मान लो। ये गड्ढा नंबर 2 है बेटा। ये गड्ढा नंबर 3 है बेटा, ठीक है? और ये गड्ढा नंबर 4 है, ठीक है? तो ये गड्ढे हैं। इन गड्ढों को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम इन गड्ढों को बोलते हैं वेल्स। क्लियर? तो सबसे पहले आपको वेल्स पता होना चाहिए। वेल्स क्या होते हैं? वेल्स जस्ट ये गड्ढे होते हैं, गड्ढे, है ना? इनको हमने क्या नाम दिया बच्चों? वेल्स नाम दे दिया। क्लियर? बिल्कुल सही बात है। अब बात को समझने की कोशिश करना। बेटा हम लोग क्या कह रहे हैं, हमारे पास डीएनए के बहुत सारे टुकड़े हैं, बिल्कुल जी। इन टुकड़ों में से अपनी मर्जी का टुकड़ा अलग करना है, बिल्कुल करना है। और ये बहुत छोटे लेवल की चीज है बेटा, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल की चीज है, बहुत समझ के इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हमने क्या किया, एक कल्चर प्लेट ली, उसमें जेल भरा, जेल में गड्ढे बना दिए। गड्ढे क्यों बनाए? क्योंकि डीएनए के टुकड़े हम इसमें तो डालेंगे। जो डीएनए के टुकड़े डालेंगे बेटा हम लोग, वो डीएनए के टुकड़े हम इन गड्ढों में ही तो डालने वाले हैं, है ना? इन 3 गड्ढों में डालने वाले हैं, है ना? क्योंकि जो फर्स्ट वाला गड्ढा है हमारा बेटा, जो फर्स्ट लेन है, फर्स्ट लेन किसके लिए होती है बेटा? रेफरेंस के लिए होती है। जी हाँ, फर्स्ट लेन किसके लिए बेटा? रेफरेंस के लिए है। फर्स्ट लेन बेटा किसके लिए? रेफरेंस के लिए होती है, ठीक है ना? अब देखो, किस जीन का क्या लेंथ है, किस जीन का किस में कितने बेस पेयर है बेटा, वो सारी बातें आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि आपने एक टॉपिक पढ़ा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, याद करो। आपने एक टॉपिक, तो पहली जो लाइन होती है बेटा, पहली लेन जो होती है, उसको बोलते हैं फर्स्ट लेन। किसके लिए होती है बेटा? फॉर रेफरेंस। तो ये लेन 1 आपने पढ़ा, लेन 1 लेन 2 लेन 3 पढ़ी होंगे बेटा, है ना? तो लेन 1, मान लो मैंने इसको लेन 1 दिया नाम, इसको लेन 2 नाम दिया, ये लेन 3 है बेटा, ये लेन 4 है। तो 1 फॉर रेफरेंस। फिर आपने डीएनए के टुकड़े इसमें डाल दिए, ठीक है? टुकड़े इसमें डाल दिए। आपने फिर बेटा क्या कर रखी है, देखो यहां पर आपने ये कर रखी है इसके अंदर वायरिंग, ठीक है? मान लो यहां पर चार्ज है बच्चों, यहां पर चार्ज है बच्चों पॉजिटिव, नहीं नेगेटिव लेते हैं यहां पर। यहां पर चार्ज है बच्चों नेगेटिव, यहां पर चार्ज है बच्चों पॉजिटिव। तो क्या होगा बेटा, जब आप ये डीएनए के टुकड़े इसमें डालोगे, तो डीएनए के टुकड़े क्या करेंगे बेटा? मूव करेंगे, क्योंकि डीएनए पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव होता है ना? तो वो टुकड़े क्या करेंगे बेटा? मूव करेंगे। और वो टुकड़े फिर बेटा यहाँ पर, ध्यान सुनना, साइज के हिसाब से, है ना? साइज के हिसाब से बेटा वो टुकड़े यहाँ पर क्या हो जाएंगे? अरेंज। छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे साइज के हिसाब से क्या हो जाते हैं बेटा? अरेंज हो जाते हैं। इस चीज को बोलते हैं बेटा हम लोग सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। जो स्टेप हमने अभी किया बेटा, इसका नाम है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, है ना? हमने क्या किया बच्चों, यहां पर डीएनए के फ्रेगमेंट का सेपरेशन कर दिया।
सेपरेट कर दिया उसको। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो ये हमने सेपरेशन किया है अभी जस्ट, इतने सारे टुकड़ों को हमने लाइन में अरेंज किया है। मान लो बेटा स्कूल में रिसेस चल रही थी, लंच ब्रेक चल रहा था, कोई बच्चा कहाँ घूम रहा है, कोई बच्चा कहाँ घूम रहा है, कोई बच्चा कहाँ घूम रहा है, पता ही नहीं है। पीटीआई ने क्या किया बेटा, एकदम से सारे बच्चों को अनाउंस किया कि सारे बच्चे ग्राउंड में आ जाओ और लाइन बना लो। तो सारे बच्चों ने क्या कर ली बेटा, प्रॉपर लाइन बना ली, उसको सेपरेशन नाम दिया गया। ऐसे ही यहाँ पर डीएनए के टुकड़े काफी सारे थे, उन टुकड़ों को गड्ढों में डाला, गड्ढों में डाल के हमने प्रॉपर लाइन में क्या करा लिया, उसको अरेंज, सबसे छोटा सबसे पहले, उससे सबसे बाद में सबसे बड़ा। तो बेटा स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ये आपको पता ही है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, ये क्या है, स्मॉलेस्ट है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, लार्जेस्ट है ना, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट एक जगह पे बेटा और लार्जेस्ट एक जगह पे, यहां पर अरेंज हो जाएगा, राइट। तो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, क्लियर है बात? बिल्कुल। अब बात को समझने की कोशिश करना बच्चों, याद रखना डीएनए के टुकड़े देखो, हमारा टारगेट क्या था बेटा, हमने सबसे पहले हमने अपनी मम्मा से प्रॉमिस की है कि हम अपनी मम्मा को एक जीन से बनने वाला प्रोडक्ट बना के देंगे। हमने पहले किसी ह्यूमन का डीएनए निकाल लिया, उसके हमने टुकड़े कर लिए, डीएनए निकाल लिया, टुकड़े कर लिए। अब उतने सारे टुकड़ों में से बेटा हमें एक स्पेसिफिक टुकड़ा निकालना था, तो हमने वो टेस्ट ट्यूब में डाला, उसको फिर इस जेल में डाला बेटा, फिर हमने क्या कर दिया, उसको सेपरेट कर दिया। क्या ये बात क्लियर है? डीएनए को निकाला, टुकड़ों को निकाला, टुकड़ों को इस प्लेट में डाला, जैसे हमने बेटा बैटरी को ऑन किया ना, तो डीएनए के टुकड़े मूव करना स्टार्ट कर गए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, साइज के हिसाब से, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो ऐसे वो अरेंज हो गए। इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, छोटा सबसे पहले फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, है ना। अभी भी हमें ये नजर नहीं आ रहे बेटा, हमने इस पे क्या डाला बेटा, एक कलर डाला, उस कलर का नाम है इथीडियम ब्रोमाइड, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना बच्चों, उस कलर का नाम है इथीडियम ब्रोमाइड, है ना। तो उसके बाद भी नहीं दिखते वो, इथीडियम ब्रोमाइड के बाद भी नहीं दिखते, यानी इनके ऊपर डालना पड़ेगा आपको इथीडियम, इथीडियम ब्रोमाइड डालना पड़ेगा, ठीक है। वो आपने इस पर डाला, जब आपने इस पर डाला बेटा इथीडियम ब्रोमाइड, है ना, उसके साथ साथ आपको यहां पर करना पड़ेगा बेटा यूवी रेस का एक्सपोजर, यूवी रेस का एक्सपोजर करना पड़ेगा। तो इथीडियम ब्रोमाइड प्लस यूवी का एक्सपोजर आपको करना पड़ेगा, है ना। और अगर आप ऐसा करते हो बेटा, यूवी का आप एक्सपोजर करते हो, है ना, उसके बाद आपको यहां पर ऑरेंज कलर के बैंड दिखने की उम्मीद है। आपको यहां पर ये ऑरेंज कलर के बैंड नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, ये चीज आपको ऑरेंज दिखनी स्टार्ट हो जाएगी ना, ये ऑरेंज कलर के बैंड। तो बेटा यहां पर ऑरेंज कलर के बैंड नजर आएंगे यूवी के एक्सपोजर के बाद, ठीक है। तो सर डीएनए के टुकड़ों को वेल्स में डालकर सेपरेट किया जाता है, उसके बाद इसके ऊपर कलर डालते हैं, कलर का नाम है इथीडियम, स्टेन का नाम बेटा इथीडियम ब्रोमाइड, यूवी का एक्सपोजर करते हैं, फिर ऑरेंज कलर के बैंड दिखते हैं। मान लो हमारे फर्स्ट रेफरेंस से मुझे, हम मान लो अपनी मम्मा को इंसुलिन फॉर्मिंग जीन, है ना, इंसुलिन फॉर्मिंग जीन देना था, ठीक है। मान लीजिए बेटा मुझे अपनी मम्मा को इंसुलिन फॉर्मिंग जीन देना था, ठीक है, और वो इसके लेन के सामने आ रहा है, तो बेटा मैं क्या करूंगा, इस जेल पीस को बाहर निकाल लूंगा, इस जेल पीस को मैं बेटा बाहर निकाल लूंगा। ये मेरे पास जेल पीस है बेटा, इसमें क्या है बेटा, मेरा जीन है बेटा, ये मैंने जेल पीस बाहर निकाल लिया। अब जेल पीस को मैं डिजोल्व करा दूंगा, जेल पीस डिजोल्व हो जाएगा बेटा, और मेरा जीन क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, जीन आ गया, क्लियर। तो हम अब इस तरीके से अपने जीन को सेपरेट करते हैं बेटा, इस टेक्निक का नाम होता है इल्यूशन,
इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना, दुनिया की किसी भी सेल से डीएनए को निकालना बड़ा आसान होता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना बड़ा आसान होता है। आपने किया भी है। कैसे किया है, एंजाइम की हेल्प से किया है। कौन कौन से एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट्स, और कौन से प्रोटीएस, और कौन से लाइपेस। ये एंजाइम से आपने बेटा याद करो डीएनए को निकाला है। डीएनए को छोड़ के आपने सारे एंजाइम यूज किए। फंगस की सेल में आपने काइटिनेज यूज किया, प्लांट की सेल में आपने सेलुलेज हेमीसेलुलेज यूज किया, है ना। तो इस तरीके से आपने काफी सारे एंजाइम यूज किए थे, लास्ट में आपने चिल्ड इथेनॉल डाली थी, है ना, जिससे डीएनए के क्या बन गए थे बेटा, प्रेसिपिटेट बन गए थे, है ना। तो डीएनए को निकालना बड़ा आसान है, उसके टुकड़े करना उससे भी आसान है, सिर्फ एंजाइम तो डालना है बस। कौन सा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में रिस्ट्रिक्शन का मतलब आप जानते ही हो बेटा, रोकना, क्योंकि इसकी जब डिस्कवरी हुई थी याद करो, हमने डिस्कवरी जो की थी, एक वायरस था जो बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा था, वायरस अपना डीएनए बैक्टीरिया में डाल रहा था, बैक्टीरिया उसके डीएनए को काटना चाहता है, बैक्टीरिया वायरस को रोकना चाहता है कि वो उस पर मल्टीप्लाई ना करे, इसलिए उसने एक एंजाइम बनाया था जिसका नाम हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रख दिया था, है ना। ऐसे ही तो था। तो डीएनए के टुकड़े हो गए, टुकड़ों के बाद इन टुकड़ों को बेटा पहले सेपरेट करते हैं, सबसे पहले सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के लिए हमने एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज कर लिया। उसके बाद जो हमारा डिजायर टुकड़ा होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं जेल पीस के साथ ही, ये हमने बाहर निकाल लिया। अब जेल पीस को अलग कर देंगे, जीन को अलग कर देंगे, जीन हमारा निकल गया। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा, तुम शॉर्टकट में चीजों को समझ रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा, बोलो। आ रही है क्या। बोलो बेटा। तो बेटा हमारा पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए होता है, दूसरा स्टेप हमारा फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए होता है ना, तीसरा स्टेप आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट होता है, चौथा स्टेप इसको लाइगेट करना होता है। अब क्या करना है बच्चों, ट्रांसफर करना है। अब बताओ रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करने के स्टेप बताओ मेरे को। पहला स्टेप हमारा हो गया डीएनए को निकालना, टुकड़े करना, अपने टुकड़े को अलग करना, अपने टुकड़े को लाइगेट करना, यहां तक तो सारे स्टेप क्लियर हैं। अब उसको ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करने के मुझे तरीके बता दो। ट्रांसफर करना है बेटा अब इसको, है ना। एक वर्ड आता है बच्चों यहाँ पर हमारे सामने, कॉम्पिटेंट होस्ट, है ना। एक वर्ड आता है बच्चों हमारे सामने, क्या, कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट का मतलब बेटा यहाँ पर क्या है, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल होस्ट। इसका मतलब यहाँ पर ये है बच्चों, देखो अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा। हमारा जो जीन है बच्चों, ये जो हमारा जीन है यहाँ पर, हमारा जीन हमें प्रोडक्ट कब देगा, हमें प्रोडक्ट तभी तो देगा, हमारा जो जीन है हमें प्रोडक्ट कब देगा बेटा, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो ये सेल है बेटा, इसको रिसीव करने के लिए कैपेबल हो, कंफर्टेबल हो, है ना, तभी तो देगा ना बेटा। तो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है बच्चों, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अगर हम इस सेल की बात करें बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल की बात करें, सेल के अंदर हमें प्रोडक्ट कब मिलेगा, जब ये कॉम्पिटेंट होगा, कैपेबल होगा। अगर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल में ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो हमें प्रोडक्ट कहाँ से मिल जाएगा। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसमें ट्रांसफर करना पड़ता है, और सभी सभी अलग अलग सेल्स में ट्रांसफर करने के अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है ना, क्लियर है बात।
तो बेटा ट्रांसफर करने के सबके अपने अपने मेथड्स हैं, है ना। और उन मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला बेटा हमारे यहाँ पे क्या है, हीट शॉक मेथड ना, हीट शॉक मेथड। तो हीट शॉक मेथड क्या है बच्चों, देखो हीट शॉक मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास बच्चों एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। ये इसके अंदर बच्चों क्या है, एक पोर है, ठीक है। ये पोर है बेटा। ये क्या है बच्चों, ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस सेल में ट्रांसफर करना है। तो हम किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को और होस्ट सेल को दोनों को आइस पर रखते हैं ना। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम दोनों को बेटा किस पे रखते हैं, आइस पे रखते हैं, राइट। दोनों को रखेंगे बच्चों हम लोग किस पे, आइस पे रखेंगे, ताकि बेटा ये इसकी पोजीशन यहाँ पर फिक्स हो जाए। फिर इसको एकदम से शॉक देंगे बेटा, ठीक है। इसको फिर एकदम से शॉक देंगे 42 डिग्री सेल्सियस का, उसको बोलते हैं बेटा हीट शॉक। तो यहाँ पर देंगे बच्चों हम लोग हीट शॉक 42 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। हीट शॉक देने से क्या होगा बच्चों, हीट शॉक देने से इसका जो साइज है ना, वो क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, पोर का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बच्चों, देखो जरा, साइज बढ़ गया। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए काफी इजीली इसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांसफर हो जाएगा ना। तो हमने क्या किया बच्चों, उसको हीट शॉक दिया, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया में इजीली ट्रांसफर हो गया। लेकिन हीट शॉक के साथ साथ हमें बैक्टीरियल सेल को बेटा डाईवेलेंट कैटायन के साथ भी ट्रीट करना पड़ेगा, डाईवेलेंट कैटायन के साथ भी ट्रीट करना पड़ेगा। इससे क्या होता है बेटा, एफिशिएंसी जो होती है डीएनए के एंटर करने की वो काफी बढ़ जाती है ना। तो ये इसके अंदर चला गया। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, वापिस से इस बैक्टीरियल सेल को दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, आइस पे रख देंगे। इससे क्या होगा बेटा, जो हमारा साइज है वो दोबारा से रिड्यूस हो जाएगा ना। जो पोर का साइज है बेटा वो दोबारा से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। उसको दोबारा से हम लोग आइस पर रख देंगे। इस तरीके से हम काम करेंगे बच्चों। ये पहला तरीका है, इसको हीट शॉक मेथड बोलते हैं। तो आपको बैक्टीरियल सेल को और आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, इन दोनों को आपको बेटा याद रखना, पहले आइस पे रखना है और डाईवेलेंट कैटायन से ट्रीट करना है। ऐसा करने से बेटा ये अपनी पोजीशन प्रॉपर ले लेगा। एकदम से इसको हीट शॉक देना है ब्रीफली, उससे साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा बेटा। बैक्टीरिया का जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से हम इसको आइस पर ही रख देंगे ताकि पोर साइज रिड्यूस हो जाए। जिस जगह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर आया बेटा वो जगह से बाहर ना चला जाए, ठीक है ना। तो इसको हम वापिस से आइस पर रख देंगे। क्लियर है बात, इसको बोलते हैं हम हीट शॉक मेथड। उसके बाद बेटा देखो, आपको पता है एक होता है बेटा माइक्रो इंजेक्शन, है ना, माइक्रो इंजेक्शन। तो ये माइक्रो इंजेक्शन क्या है बेटा, देखो जरा, ये एनिमल सेल के लिए यूज होगा।
अगर आपको एनिमल की सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर करना है तो उसके लिए माइक्रो इंजेक्शन मेथड होता है। अगर आपको प्लांट की सेल में बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर करना है तो उसके लिए बायोलिस्टिक्स या फिर जीन गन मेथड होता है ना। तो बेटा अलग अलग सेल के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। बैक्टीरिया के लिए था आपका हीट शॉक मेथड या फिर कैल्शियम ट्रीटेड मेथड, है ना। और एनिमल सेल के लिए क्या है बेटा आपका माइक्रो इंजेक्शन है ना। और प्लांट सेल के लिए क्या है बेटा आपका बायोलिस्टिक या फिर जीन गन। लास्ट जो मेथड है बेटा हमारे पास वो क्या है डिसआर्म्ड पैथोजन मेथड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास बेटा एक प्लांट की सेल है और ये हमारे पास, चलो इसको मान लेते हैं हम, ये एनिमल की सेल है ना। तो आपको बोलना है सर प्लांट की सेल में अगर आपको अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालना है तो आप यूज करोगे सर एक बैक्टीरिया का, ठीक है। मान लो एक बैक्टीरियम है, समझने की बात है बेटा। तो मान लो कि बैक्टीरियम ये था बेटा, ठीक है, जिसके ना हाथ थे प्रॉपर, ठीक है। तो ये एक बैक्टीरियम था जो कि एक पैथोजन था बेटा, है ना, जो कि एक पैथोजन था, डिजीज कोजिंग था, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या किया बेटा, इनके हाथ काट दिए, ठीक है, इनके हाथ काट दिए। इनके हाथ काटने का मतलब आपने ने क्या बना दिया बेटा, डिसआर्म्ड बना दिया, डिसआर्म्ड, ठीक है, डिसआर्म्ड बना दिया, क्लियर। तो इनके हाथ काट दिए, डिसआर्म्ड बना दिया इसको आपने। कहने का मतलब ये बैक्टीरिया अब एक तरीके से क्या हो गया बेटा, नॉन पैथोजेनिक, ये डिजीज नहीं करेगा। फिर क्या करेगा बच्चों, ये आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बहुत आसानी से ट्रांसफर कर देगा। तो बेटा एक बैक्टीरियम है जो कि पैथोजेनिक है, डिजीज करता है, आपने इसको डिसआर्म्ड कर दिया। डिसआर्म्ड का मतलब बेटा यहाँ पर किसी भी पैथोजन को इनएक्टिव कर देना कि वो डिजीज कोज ना करे बट हमारा काम कर दे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दे। भाई तुमने प्रॉमिस किया हुआ है कि तुम एक प्रोडक्ट बनाकर दोगे, तुमने सबसे पहले ह्यूमन का डीएनए निकाला, उसके बाद उसके तुमने टुकड़े करे, उन टुकड़ों में से फिर तुमने अपनी मर्जी का टुकड़ा सेपरेट किया, उस टुकड़े को आपने वेक्टर के साथ लाइगेट किया। अब आप उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, उस जीन को बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने के तरीके ढूंढ रहे हो। लेकिन यहाँ पर तरीका आप किस में ढूंढ रहे हो बेटा, प्लांट सेल के लिए। अगर प्लांट सेल के अंदर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालना होता है बेटा तो आपको एक बैक्टीरियम होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन, इसको आपको डिसआर्म्ड करना होता है जिससे कि वो इनएक्टिव हो जाता है ना। यहां पर आपको ध्यान रखना है बच्चों, एनिमल के लिए बेटा कौन आएगा, रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस, ठीक है, रिट्रोवायरस, है ना। मान लो बेटा यहां पर एक वायरस है, ये मान लो मैं इसके हाथ ही बोल रहा हूँ, ठीक है, ये इसके हाथ है। तो हमने क्या कर दिया बेटा, इसके हाथों को काट दिया। हाथों को काटने का मतलब क्या है बेटा, हमने इसको डिसआर्म्ड कर दिया। यानी ये क्या था बेटा, पहले पैथोजेनिक था, अब क्या हो गया बेटा, नॉन पैथोजेनिक हो गया। अब ये डिजीज नहीं कर रहा, तो ये पैथोजेनिक था बेटा और ये क्या है, नॉन पैथोजेनिक है। क्लियर है ना बात। तो पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक, यानी अगर इसकी बात करें बच्चों हम, तो यहां पर हम चेक कर सकते हैं, ये हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेगा बच्चों, काफी इजीली ट्रांसफर इसमें कर देगा विदाउट कॉजिंग एनी डिजीज।
तो बेटा कुछ तरीके हैं हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने के लिए, प्लांट में ट्रांसफर करने के लिए। हम दोबारा से एक बार उसी डायग्राम पर अपने आते हैं। ये वाला डायग्राम भाई, पूरे चैप्टर में बार बार यही डायग्राम आपके सामने आएगा। सबसे पहले आपको डीएनए को निकालना होता है, उसके बाद उसके टुकड़े करने होते हैं, अपनी मर्जी का टुकड़ा अलग करना होता है, उस टुकड़े को वेक्टर के साथ जोड़ना होता है, फिर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। इसको फिर बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना होता है। बैक्टीरिया से अलग हमें प्लांट सेल में भी ट्रांसफर करना पड़ सकता है, बैक्टीरिया से अलग हमें एनिमल सेल में भी ट्रांसफर करना पड़ सकता है। सबका तरीका अलग रहेगा बेटा, वो डिफरेंट रहेगा। बैक्टीरिया में डालना है तो आपके पास है हीट शॉक मेथड, या फिर आप इसको डाइवेलेंट केटाइन से ट्रीट करोगे। एक तो ये तरीका है बेटा। प्लांट की सेल में डालना है बेटा आपने, तो प्लांट की सेल के अंदर डालने के लिए आप यूज करते हो डिसार्म्ड पैथोजन, है ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। एनिमल की सेल में डालना है तो वहां भी आप डिसार्म्ड पैथोजन यूज करते हो बेटा, वहां यूज करते हो आप रिट्रोवायरस। तो इस तरीके से हम अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। हाँ, आपके पास टोटल 5 तरीके, 4 बोल सकते हो आप, 4 ये चीज करने के ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल में ट्रांसफर करने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका बोलो, कैल्शियम ट्रीटेड हीट शॉक मेथड, जो कि बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल होता है। कैल्शियम से ट्रीट करो, हीट का शॉक दो, आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, कैल्शियम ट्रीटेड के बाद अगर हम बात करते हैं तो वो आता है बेटा हमारा प्लांट के लिए, उसको बोलते हैं बायोलिस्टिक या फिर जीन गन मेथड। उसके बाद तीसरे की अगर हम बात करते हैं बच्चों, वो आता है हमारा माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल के लिए। चौथा जो आता है बेटा हमारा था डिसार्म्ड पैथोजन आता है। तो आपके पास 4 तरीके हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अलग अलग सेल में ट्रांसफर करने के लिए। दोबारा सुन लो, बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना है हीट शॉक मेथड प्लस ट्रीटेड विद डाइवेलेंट कैटायन, पहला मेथड। दूसरा, प्लांट में डालना है तो बायोलिस्टिक जीन गन आती है, एक सीधी गन आती है, गन से तुम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लोड कर दो और सीधा सेल के अंदर चला जाएगा। फिर आता है माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल के लिए। माइक्रो इंजेक्शन कभी भी प्लांट सेल के लिए इस्तेमाल नहीं होगा बेटा, उनके पास सेल वॉल होती है तो वहां पे काम नहीं करेगा वो। चौथा जो आता है बच्चों, चौथा जो बेटा हमारे पास लास्ट जो आता है वो आता है डिसार्म्ड पैथोजन, जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, डिसार्म्ड पैथोजन, इनएक्टिव पैथोजन, जो डिजीज कोज नहीं करते बेटा। प्लांट के लिए अलग इस्तेमाल होगा, एनिमल के लिए अलग इस्तेमाल होगा। प्लांट के लिए इस्तेमाल जो होगा बेटा उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, है ना, और एनिमल के लिए जो इस्तेमाल होगा बेटा वो है रिट्रोवायरस। ठीक है, तो बेटा आपने अब यहां तक के स्टेप पढ़ लिए बेटा सारे के सारे। ठीक है, तो बेटा पूरी बायोटेक, पूरी बायोटेक्नोलॉजी सच में इस चैप्टर पर बेस्ड है बेटा। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप सीखोगे, समझोगे, ये टॉपिक मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा, पीसीआर में आपको अलग से पढ़ाऊंगा बेटा, लेकिन जो ये बेसिक स्टेप्स हैं वो सेम ही रहेंगे। तो आपको डीएनए को निकालना होगा, उसके आपको टुकड़े करने होंगे, उनमें से अपनी मर्जी के टुकड़े को निकाल के जोड़ना होगा, उसको फिर आपको सेल में ट्रांसफर करना होगा। ट्रांसफर करने के बाद कल्चर करना होगा। अब तुम बताओ कल्चर कहाँ करेंगे, हम कल्चर कहाँ करेंगे बेटा, इन्हें कल्चर हम कहाँ करेंगे, आप ही बताओ, बोलो, इन्हें कल्चर हम कहाँ करेंगे, सोचो और बोलो, बोलो भाई, बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है बेटा? समझ तो आ रही होंगी चीजें। अब कल्चर कहाँ पे करेंगे इनको, इनको कल्चर करेंगे बच्चों, बहुत बड़े बड़े कंटेनर आते हैं जिनकी जो कैपेसिटी है बेटा, वो कैपेसिटी बेटा 100 से लेके 1000 लीटर तक की होती है। इनको बोलते हैं बेटा हम लोग बायो रिएक्टर्स। ठीक है, इनको बोलते हैं बच्चों हम लोग बायो रिएक्टर्स। तो इनको हम बायो रिएक्टर्स में कल्चर करेंगे, है ना, क्लियर है बात, बायो रिएक्टर्स में कल्चर करेंगे। तो जरा देखो कैसे कल्चर करेंगे बेटा। ये बायोरिएक्टर क्या है, बायोरिएक्टर स्पेशली बेटा बायोटेक के लिए डिजाइन किए गए बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स हैं,
जिनकी जो बेटा कैपेसिटी है बेटा वो 100 से लेकर 1000 लीटर तक है ना। आपको अगर बेटा कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाना है कम भी बन जाएगा, आपको ज़्यादा में बनाना है ज़्यादा में भी बन जाएगा, है ना। तो कम ज़्यादा में जैसे आपका मन करे आप प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपके बायोरिएक्टर हैं। अब बायोरिएक्टर की टोटल बेटा दो टाइप है ना। एक एक जो है बच्चों वो क्या है, पास्ड स्टिल टैंक बायोरिएक्टर। दूसरी ये पहले वाली बेटा सिंपल। एक आपको मिलेगा बेटा सिंपल स्टिल्ड टैंक बायोरिएक्टर, एक मिलेगा बेटा आपको स्पाज स्टिल्ड टैंक बायोरिएक्टर। यानी ये वाला बेटा हमारा कौन सा है, ये स्पाज टाइप है। ये कौन सा है बेटा, ये हमारा सिंपल टाइप है। तो एक तो स्पाज्ड है, एक क्या है बच्चों हमारा सिंपल है। क्लियर। हाँ, अब इस बायोरिएक्टर में होता क्या है बच्चों, एक बात नोटिस करो, दोनों में जो चीज़ आपको कॉमन देखने को मिल रही है, सबसे पहले आप फोकस करो मोटर पे। मोटर इसमें भी लगी है और मोटर यहां भी लगी है, ठीक है। और जो रोड है, रोड पूरी की पूरी रोड जो जा रही नीचे वो इसमें भी है, वो रोड इसके अंदर भी है। क्योंकि यहाँ पर हमें यहाँ पर बेटा क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, खाने को प्रॉपर तरीके से मिक्सअप करना है। जब तक मैं, क्योंकि ना मुझे इस बायोरिएक्टर में क्या करना है बेटा, मुझे इस बायोरिएक्टर के अंदर जो रिकॉम्बिनेंट मैंने बैक्टीरिया बनाए हैं बेटा, ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर हम अपना जीन ट्रांसफर कर चुके हैं, है ना। ऐसे बैक्टीरिया बेटा जिनके अंदर आप अपना जीन ट्रांसफर कर चुके हो। क्लियर। तो ये रिकॉम्बिनेंट सेल है, इनको हम जीएमओ भी कह सकते हैं ना, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। तो बेटा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है जिससे आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, जो आपका ये डिजायर्ड जीन है, ये जीन बेटा ह्यूमन का है। आपने ह्यूमन का जो जीन है बेटा वो एक बैक्टीरिया में डाल दिया, आप इससे प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। इसके लिए बेटा आप क्या कर रहे हो, इसके लिए आप इनको स्पेशल बायोरिएक्टर के अंदर, इसके लिए आप इसको बेटा स्पेशल बायोरिएक्टर में कल्चर कर रहे हो, है ना। तो बेटा इनकी बायोरिएक्टर की खास बात क्या होती है बेटा, एक इसमें रोड लगी होती है, मोटर लगी होती है, मोटर के पास रोड होती है बेटा, उसके ऊपर प्रॉपर ब्लेड भी होते हैं, है ना। ये देखो इसके अंदर बेटा क्या होता है, फ्लैट ब्लेडेड भी होता है। ये जब मोटर चलेगी बेटा, रोड चलेगी, तो उसका फायदा क्या होगा, उससे बेटा खाने की ना अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी, है ना। ना बेटा। तो अगर आपसे कोई पूछता है बेटा कि यहाँ पर जो हमारे मोटर है, मोटर मोटर के घूमने से उसमें जो फ्लैट ब्लेड लगे हैं बेटा, उससे खाने का यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, मिक्सिंग होती है। क्योंकि हर एक सेल को प्रॉपर खाना अवेलेबल होगा तभी हर एक सेल प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट को बना पाएगी। ये मोटर की खास बात है, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया बेटा इसके अंदर, एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल, है ना। अगर आपको पीएच कंट्रोल करना है, क्योंकि बैक्टीरिया अलग अलग पीएच पे काम करते हैं। जो बैक्टीरिया है बेटा वो ना अलग अलग पीएच पे काम करते हैं ना, एसिडिक पीएच, बेसिक पीएच, इस पे काम करते हैं। तो हर तरह का पीएच यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर बेटा हर तरह का पीएच मेंटेन किया जा सकता है, ये इस बायोरिएक्टर की खास बात होती है। तो एसिडिक पीएच, बेसिक पीएच, हम हर तरह का पीएच यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। इनको डिजाइन इसलिए किया बेटा, अल्टीमेट हमारा क्या गोल है बेटा, हम इस बैक्टीरिया जो हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है,
इस बैक्टीरिया की हम हर एक डिमांड को पूरा करना चाहते हैं। इस बैक्टीरिया को जो भी चाहिए हम देंगे। जैसा पीएच चाहिए, एसिडिक पीएच चाहिए वो मिलेगा, बेसिक चाहिए वो मिलेगा, जैसा न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन मिलेगा, और सबको यूनिफॉर्मली मिलेगा। मोटर लगी होगी बेटा, रोड लगी होगी बेटा, उस पर फ्लैट होंगे, ब्लेडेड होंगे ना, उससे अच्छी क्या होगी बेटा, मिक्सिंग होगी, है ना। और हम साथ साथ बेटा देखो और क्या कर रहे हैं, स्टीम फॉर, हम यहाँ से स्टीमिंग भी कर रहे हैं, चीजों को स्टरलाइज भी कर रहे हैं, स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन, है ना। और क्या बेटा क्या करेंगे हम, देखो जरा, जब चीजें मिक्स होंगी बेटा, है ना, जब चीजें मिक्स होंगी तो बेटा फोम भी प्रोड्यूस होगा, फोम। तो फोम को बेटा तोड़ने के लिए ना, फोम को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि अगर फोम ज्यादा बनेगा तो बैक्टीरिया हमारा प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बना पाएगा, तो फोम को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे फोम ब्रेकर भी होता है। ये पूरा का पूरा बेटा हमारा यहाँ पर क्या है, कल्चर ब्रॉथ है। ये कल्चर मीडियम बेटा, सारा खाना पीना इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स है, सब कुछ है, जो भी हमारे बैक्टीरिया को चाहिए वो सब मिलेगा बेटा, इसको कल्चर ब्रोथ बोलते हैं। और यहां से हम बेटा क्या देते हैं, स्टीराइल एयर, ऐसी एयर जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन होती है बस, अनवांटेड बैक्टीरिया नहीं होते। अब रूम की एयर उठा के हम इसके अंदर नहीं पकड़ा देंगे, तो यहां से देंगे बेटा हम लोग स्टीराइल एयर, ऐसी एयर जो विदाउट एनी जर्म्स होगी। अगर हम रूम की एयर दे देंगे बेटा, उससे क्या होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो जाएगी। सोचो, अगर आपका बायोरिएक्टर है बेटा, उसमें आपने एक तरफ से डाला अपना जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, ठीक है, आपने एक तरफ डाला क्या इसके अंदर बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, और अगर आप दूसरी तरफ से बेटा दूसरा बैक्टीरिया डाल दोगे, रूम का बैक्टीरिया डाल दोगे, तो रूम का बैक्टीरिया जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई नहीं करने देगा, उससे प्रोडक्ट नहीं बनाने देगा। तो जब उसका प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा बेटा, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी खराब हो जाएगी और हमारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी खराब हो जाएगी, है ना। ठीक है बेटा, क्लियर। तो बातों को समझो बेटा जरा ध्यान से। देखो बेटा, बात ये है, इस चैप्टर के अंदर बायोटेक के अंदर हमने काम क्या करना है बेटा, एक ही काम करना है, ह्यूमन का जीन निकालना है, बैक्टीरिया में डालना है, फिर उस बैक्टीरिया को कल्चर करना है, प्रोडक्ट बनाना है, और कुछ भी नहीं करना। यही बायोटेक है बेटा, ह्यूमन का जीन निकालना है, बैक्टीरिया में डालना है, और फिर उस बैक्टीरिया को कल्चर करना है, बस उससे प्रोडक्ट बनाना है, यही बायोटेक्नोलॉजी है। इसके मल्टीपल स्टेप्स हैं, अभी देखा तो है हमने। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, देखो ना, सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया बेटा, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, देखो जरा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को निकाला, है ना। उसके बाद बेटा क्या किया, उसके टुकड़े किए। उसके बाद क्या किया बेटा, देखो जरा, फर्स्ट स्टेप क्या, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फिर क्या बेटा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। फिर क्या, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। फिर क्या कर रहे हैं उसको बेटा, हम लाइगेट कर रहे हैं। फिर क्या बन रहा है बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन रहा है। फिर उससे क्या कर रहे हैं बेटा, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सबसे पहले डीएनए को निकाला जाता है, उसके बाद उसके टुकड़े किए जाते हैं, फिर उसमें से अपनी मर्जी का टुकड़ा अलग किया जाता है, उस टुकड़े को लाइगेट किया जाता है, उसको फिर ट्रांसफर किया जाता है ना। और ट्रांसफर करने के बाद कल्चर किया जाता है। कल्चर किस में करते हैं हम, कल्चर करते हैं हम बायोरिएक्टर के अंदर। ये बायोरिएक्टर क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया बहुत स्पीड से मल्टीप्लाई करता है, एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई कर रहा है, बहुत स्पीड से मल्टीप्लाई कर रहा है बैक्टीरिया। इनकी खास बात क्या है बेटा, बायोरिएक्टर के अंदर वो हर एक चीज अवेलेबल कराई जाती है, हर एक चीज, बायोरिएक्टर के अंदर वो हर एक चीज अवेलेबल कराई जाती है बेटा, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। हर एक चीज अवेलेबल कराई जाती है, ए टू जेड, है ना। खाना पीना सब कुछ अवेलेबल कराता है, सब कुछ। उनको एक हल्की सी भी दिक्कत नहीं होती बेटा, अगर उनको एयर भी मिल रही है तो वो स्टेराइल मिल रही है, उस एयर में ऑक्सीजन है और कोई अनवांटेड माइक्रोब्स भी नहीं है। अगर अनवांटेड होगा बेटा तो आपका प्रोडक्ट, उसकी क्वांटिटी भी डाउन हो जाएगी, क्वालिटी भी डाउन हो जाएगी। और इसी के बेसिस पर जिस डिवाइस की हेल्प से, जिस डिवाइस की हेल्प से बायोरिएक्टर के अंदर एयर सप्लाई की जाती है, उसको बोलते हैं
स्पार्जर, उसे बोलते हैं बेटा स्पार्जर, इसको स्पार्जर बोलते हैं। और स्पार्जर के बेसिस पर बायोरिएक्टर की दो टाइप होती हैं, इसको स्पार्जर बोलते हैं। स्पार्जर के बेसिस पर बायोरिएक्टर की दो टाइप होती हैं। एक स्पार्जर होता है बेटा बहुत ही सिंपल सा साधारण सा स्पार्जर, ये सिंपल स्पार्जर है, और इसको बोलते हैं बेटा हम लोग स्पाज्ड टाइप। स्पाज्ड टाइप मतलब एयर ये भी दे रहा है, एयर ये भी दे रहा है। यहां पर बेटा अगर बात करें हम, एयर थोड़ी थोड़ी रिलीज हो रही है, यहां पर एयर बेटा एकदम से ज्यादा रिलीज हो रही है, इसलिए इसका नाम स्पाज्ड टाइप, स्पाज्ड। अब एक बात नोटिस करो, देखो इसका नाम क्या है, स्टीर्ड टैंक, इसका नाम क्या है, स्टीर्ड टैंक। फिर डिफरेंस क्या है पहले शब्द का, इसका नाम है स्पाज्ड, इसका नाम है सिंपल। इसके अंदर हवा देने वाला जो डिवाइस है जिसको हम लोग स्पार्जर कहते हैं वो सिंपल कैटेगरी का है। इसकी बात करें बेटा, इसके अंदर जो हवा देने वाला डिवाइस है वो सिंपल कैटेगरी का नहीं है, वो स्पाज्ड टाइप है, वो स्पाज्ड टाइप है। इसमें सिंपल है, इसमें स्पाज टाइप है, इसमें सिंपल है, इसमें स्पाज टाइप है। क्या बात क्लियर है? सिंपल जिसमें एयर मिलेगी है ना थोड़ी थोड़ी, जिसमें ज्यादा मिलेगी वो स्पाज टाइप है। एक खास बात हो रहा है बेटा इस बायोरिएक्टर की, आप यहां से इसमें प्रोडक्ट को, बैक्टीरिया को डालते हो, यहां से ये बैक्टीरिया डल गया, और यहां से बेटा प्रोडक्ट निकाल के इसको बेचते हैं। तो एक तरफ से इसमें डालेंगे बैक्टीरिया, एक तरफ से निकलेगा प्रोडक्ट, इसलिए इसका नाम होता है बेटा कॉन्टिन्यूअस बायोरिएक्टर। इसको कॉन्टिन्यूअस बायोरिएक्टर भी कहते हैं। इसमें आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते हो, क्योंकि एक तरफ से बैक्टीरिया डालना है, इधर से प्रोडक्ट निकालना है, बैक्टीरिया आएगा प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस बायोरिएक्टर है, जबकि ये वाला डिसकॉन्टिन्यूअस है, यहां पर इधर से डालेंगे बैक्टीरिया है ना, और यहां से निकलेगा प्रोडक्ट। ये डिसकॉन्टिन्यूअस बायोरिएक्टर है, ये कॉन्टिन्यूअस बायोरिएक्टर है। तो बेटा दो तरह के यहाँ पर हमारे सामने बायोरिएक्टर्स हैं, इनमें काफ़ी सिमिलरिटीज भी है, काफ़ी डिफरेंस भी है, और हम सिचुएशन के हिसाब से दोनों का अलग अलग टाइम पर यूज़ कर लेते हैं। ज़्यादा अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं, हमें कम प्रोडक्ट बनाना है तो हम उसका यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो बच्चों देखो जरा, प्रोडक्ट अब बन जाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट को निकाला जाएगा। उस प्रोडक्ट को जो बनाया है हमने उस जीन से, उसकी टेस्टिंग की जाएगी, फिर उसकी फाइनल टेस्टिंग होगी, उसके बाद उसको पैक किया जाएगा, उसके बाद उस पे टैग है ना, उसके बाद उसके ऊपर बेटा टैग लगाया जाएगा, टैग, फिर उसकी मार्केटिंग की जाएगी बेटा, उसको बेचा जाएगा। तो इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं इसको। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो बच्चों मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बायोटेक में टोटल 7 स्टेप्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला स्टेप, आप किसी भी इंसान के डीएनए को निकालते हो, इसको बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद उसके टुकड़े करते हो, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, है ना। देख लो ध्यान से जरा, तो ये मतलब ये लगा लो कि इसमें 2 टॉपिक बचेंगे बस, अब हम चैप्टर का एंड हो जाएगा आज, आज नहीं तो कल की क्लास में एंड हो जाएगा इसका। तो आपको क्या बोलना है बेटा, ये देखो डायग्राम दोबारा से आ गया हमारे सामने। बायोटेक में अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो, आपके पास 30,000 जीन्स हैं। ये बात आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से सीखी है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, आपने पढ़ा भी होगा। 1990 में ये लॉन्च हुआ था, 2003 में लगभग कंप्लीट हुआ था, पूरा नहीं हुआ था। 13 साल तक हमने ह्यूमन के डीएनए पे काम किया, हमें पता लगा कि हमारे पास 30,000 जीन्स हैं, तो हम 30,000 प्रोडक्ट बना सकते हैं अलग अलग। हम एक प्रोडक्ट को बनाने का तरीका सीख रहे हैं, सभी प्रोडक्ट को बनाने का तरीका सेम रहेगा,
बता दिया आपको मैंने। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे बेटा, किसी भी इंसान के डीएनए को निकालोगे, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद उसके आप टुकड़े करोगे, ये सेकंड स्टेप होगा बेटा। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद आप सभी टुकड़ों को बैक्टीरिया में डालना पसंद नहीं करोगे, अपनी मर्जी का कोई भी एक, क्योंकि आप एक टाइम पर एक प्रोडक्ट बनाने में विश्वास रखते हैं, आप एक टाइम पर एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी भी, आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी मेंटेन करनी है। तो अब इन टुकड़ों में से बेटा अपनी मर्जी का टुकड़ा आप अलग कर लोगे। इस मर्जी के टुकड़े को बेटा आप वेक्टर के साथ जोड़ दोगे, ये जोड़ दिया है ना। तो बेटा आपको इनमें से अपना टुकड़ा जो आपने अलग किया, वो अलग कैसे किया बेटा, अभी बताया था आपको, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से किया। इसको एग्रोज जेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जेल जो यूज होता है वो एग्रोज जेल यूज होता है। वो कहाँ से आता है, वो रेड एल्गी से आता है। नाम क्या उसका, जेलिडियम और ग्रासिलेरिया है, वहां से आता है, अगर अगर वो इसके अंदर यूज होता है। इलेक्ट्रो क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है। फोरेसिस क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे डीएनए की मूवमेंट होती है, डीएनए के मॉलिक्यूल की मूवमेंट्स होती हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल दिया। इस पूरी टेक्निक का नाम बच्चों क्या है, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रोज जेल यूज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होगा, मूवमेंट होगा, है ना, मॉलिक्यूल्स का, इसलिए इसको एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाएगा। क्या ये बात क्लियर है बच्चों, क्लियर है ना बेटा, बिल्कुल क्लियर है। तो बेटा इसमें हम जेल यूज करते हैं, हम इसके अंदर गड्ढे बनाते हैं। पहली जो लाइन होती है बेटा हमारी रेफरेंस के लिए होती है, हमें उस लेन से आइडिया हो जाता है कि इसके सामने आने वाला जीन हमारा, है ना, वो वाला जीन है। तो जो भी डिजायरेबल जीन होता है हमारे को फर्स्ट लेन से आइडिया हो जाता है। तो मान लो मुझे पहली लेन से आइडिया हो गया कि ये जीन मेरा डिजायरेबल है, तो मैं इस पूरे के पूरे जेल पीस को बाहर निकाल लूंगा। जेल की मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जेल मेरे को बाहर से मिल जाएगा, मुझे रिक्वायरमेंट जीन की है, मैं इसको अलग कर लूंगा। इसको इल्यूशन नाम देते हैं हम, इल्यूशन, है ना। तो पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा स्टेप फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, तीसरा स्टेप आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, चौथा स्टेप लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट विद ए सुटेबल वेक्टर, पांचवा स्टेप ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, छठा स्टेप कल्चरिंग द होस्ट सेल इन ए मीडियम एट लार्ज स्केल, और लास्ट स्टेप एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। आप देखो ना, कल्चरिंग किस में करते हैं हम, कल्चरिंग करते हैं बच्चों बायोरिएक्टर में, है ना। और मैंने आपको ट्रांसफर करने भी तरीके बताए आज। मैंने आपको बताया कि बेटा इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसमें ट्रांसफर करने के आपके पास चार तरीके हैं। बैक्टीरिया में अगर आपको डालना है तो आपको कैल्शियम से ट्रीट करना पड़ेगा, हीट का शॉक देना पड़ेगा। एनिमल सेल में डालना है तो आपको माइक्रो इंजेक्शन का यूज करना पड़ेगा। प्लांट सेल में डालना है तो आपको बायोलिस्टिक या जीन गन का यूज करना पड़ेगा। और अगर बेटा आपको, है ना, एक और लास्ट तरीका है डिसआर्म्ड पैथोजन, यानी आप कुछ बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जीन को ट्रांसफर करने के लिए, कुछ वायरस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें बच्चों, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन यूज होगा। वायरस की अगर हम बात करें बच्चों तो रिट्रोवायरस यूज होगा। एग्रोबैक्टीरियम यूज होता है बेटा प्लांट सेल के लिए, वायरस रिट्रोवायरस यूज होता है बेटा एनिमल सेल के लिए, है ना। ट्रांसफर करने के बाद हमें अल्टीमेट कल्चर करना होगा, हमें कल्चर करना होगा। कल्चर करने के लिए बेटा हम बड़े बड़े बर्तन लेते हैं, उन बड़े बड़े बर्तनों को हम लोग बायोरिएक्टर कहते हैं। बायोरिएक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूस, एक होता है डिसकॉन्टिन्यूस, जिसके अंदर एक तरफ से बैक्टीरिया को डाला जाता है, एक तरफ से प्रोडक्ट को निकाला जाता है, उसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूस। जहाँ पर एक ही इनपुट होता है और वहीं से आउटपुट हम निकालते हैं प्रोडक्ट को, वो होता है डिसकॉन्टिन्यूस। इसमें आप प्रोडक्ट ज़्यादा बना सकते हो, इसमें प्रोडक्ट कम बनेगा। दोनों की बात करें, दोनों के अंदर बेटा मोटर लगी होती है, दोनों के अंदर रोड लगी होती है, दोनों में चीजें घूमती हैं। घूमने की वजह से बेटा इसका नाम रखा है स्टीर्ड टैंक, दोनों को स्टीर्ड टैंक बोला गया। बट एक को बोला गया बेटा सिंपल, एक को बोला गया बेटा स्पाज टाइप। ये होता क्या है बेटा, ऐसा डिवाइस जिससे एयर की सप्लाई की जाती है, उसको हम लोग बेटा स्पार्जर नाम देते हैं बेटा। इसके अंदर स्पार्जर सिंपल टाइप का लगा हुआ है, जो धीरे धीरे
थोड़ी थोड़ी एयर अंदर देता है बेटा, इसको सिंपल टाइप बोलते हैं। इसकी बात करें बच्चों, यहाँ पर एयर तो होती है ना, लेकिन इसमें एयर अगर हम बात करते हैं बच्चों थोड़ी सी ज्यादा रिलीज होती है बेटा, तो ये स्पार्स टाइप बेटा क्या है, ये बायो रिएक्टर होता है। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? उसके बाद एट द एंड बेटा हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्रोडक्ट को निकालते हैं, उसको हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं, है ना। तो बेटा देखो इसमें क्या लिखा है हमारा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू ए सीरीज ऑफ प्रोसेस बिफोर इज रेडी टू फॉर मार्केटिंग, है ना। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बन गया उसको फटाफट से मार्केट में बेच दो, नहीं, काफी सारी प्रोसेसेस से उसको पास होना होगा। द प्रोसेसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन विच आर कोलेक्टिवली रेफर टू डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, है ना। उसके अंदर बेटा चीज़ों का फॉर्मुलेशन होगा, उसमें ये मेंशन किया जाएगा कौन सी चीज़ कितनी है बेटा, पूरा फॉर्मुलेशन, है ना। और उसके अंदर बेटा प्रिजर्वेटिव भी ऐड किए जाएंगे जो उसकी लाइफ को डिसाइड करेंगे कि वो प्रोडक्ट कब तक चल पाएगा, प्रिजर्वेटिव भी ऐड होंगे उसके अंदर, है ना। तो अगर हम बात करें बच्चों, सच फॉर्मुलेशन हैज टू अंडरगो थ्रू द क्लिनिकल ट्रायल्स इन केस ऑफ ड्रग्स, अगर कोई ड्रग हमने बनाई है बेटा तो उसकी टेस्टिंग होती है ना। स्ट्रिक्टली क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं बेटा उसकी स्ट्रिक्टली क्वालिटी टेस्टिंग होती है, क्वालिटी टेस्टिंग के बाद ही हम उसको मार्केट में रिलीज कर सकते हैं, है ना। द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड द क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फॉर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। जैसा प्रोडक्ट है बेटा, वैक्सीन की अलग क्वालिटी टेस्ट होगा, ड्रग्स का अलग होगा, केमिकल का होगा अलग, एंजाइम का अलग होगा बेटा, हर एक प्रोडक्ट की बेटा टेस्टिंग वेरी करेगी, है ना। और फिर फाइनली बेटा हम लोग को क्या करेंगे, टेस्टिंग के बाद उसको मार्केट में रिलीज कर देंगे। अगर हम बात करें बेटा, अब इस चैप्टर में हमारे दो टॉपिक बचे हैं मेनली, एक बचा है पीसीआर, एक बचा है क्लोनिंग वेक्टर। ये दोनों टॉपिक हमारे क्लास के अंदर हो जाएंगे, फिर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके जस्ट बाद फिर हमें क्वेश्चंस करने हैं। अब मेरी बात सुन रहे बच्चों, आप में से किसी का भी कोई भी डाउट है बेटा, आप बोला भी करो, थोड़ा बहुत बताया भी करो, तो थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा बेटा। किसी का कोई डाउट है, किसी ने कुछ पूछना है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, तो वो बता सकता है ना। हमारा एक चैप्टर हो गया, हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला है बेटा, एक क्लास और लगेगी फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके जस्ट बाद बेटा हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आपके, है ना। तो बताइए बेटा, अगर किसी बच्चे को बेटा इस चैप्टर में कहीं पर भी कोई डाउट है, क्लास में पूछोगे तो बेटा आपका ही फायदा होगा, कुछ आपको सीखने को मिलेगा। क्या पता कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं हमने पढ़ी होती हैं, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होती हैं, और एक टीचर आता है वो चीज़ों को सिंप्लीफाई करके चला जाता है। तो आप पूछोगे तभी आपको आइडिया होगा चीज़ों का प्रॉपर, है ना। यहाँ तक बातें बिल्कुल क्लियर है बच्चों? बोलो बेटा, यहाँ तक बातें बिल्कुल क्लियर है क्या? बेटा हाँ ना में रिप्लाई तो किया करो, पता ही नहीं है कि कोई बैठा है नहीं बैठा। क्लियर है बेटा? वो टॉपिक जो है ना बेटा हमारे, क्लोनिंग वेक्टर, आपने पढ़े भी होंगे, चैलेंजिंग टॉपिक है बेटा वो। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? ठीक है, आपने क्लोनिंग वेक्टर भी पढ़े होंगे बेटा। तो क्लोनिंग वेक्टर जो है और पीसीआर है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, है ना। वो भी आपको पढ़ के आना है। यहाँ तक अगर आपको डाउट है तो बेटा आप कुछ पूछ सकते हो, कुछ पूछना है तो। वो टॉपिक थोड़ा सा हमारे बड़े हैं तो वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछो बेटा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? ठीक है, तो बेटा फिर हम आज यहीं तक अपनी क्लास को होल्ड करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। उसके जस्ट बाद फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। आपको भी क्लोनिंग वेक्टर और ये पीसीआर,
ये सब पढ़ के आना होगा ताकि आप क्वेश्चनिंग कर पाओ। बेटा पढ़ के आया करो, पहले बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस किया करो, मजा आएगा बहुत, सीखोगे, तुम्हारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे हम, है ना। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चों।